हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का सरकारी तैयारी चैनल पर हार्दिक स्वागत है और साथ ही साथ आप सभी को होली की हार्दिक बधाइयाँ। आप सभी लोग होली के त्यौहार को अच्छे से मनाए होंगे और अब फिर से आप सभी स्टूडेंट्स वीडियो एग्ज़ाम की तैयारी में अच्छे से लग जाएं। क्योंकि आप सभी को पता होगा इसका एग्ज़ाम जल्द ही संपन्न करवाया जाएगा और आयोग इस पे काम कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ के वीडियो या यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में, उन सभी प्रश्नों को हम लोग कंप्लीट करा रहे हैं। जीएस के अंतर्गत हम लोगों ने हिस्ट्री सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है और अभी हम लोग पॉलिटी सेक्शन को जो है कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तक की कुल 4 वीडियोस अपलोड कर दी जा चुकी हैं। आप सभी स्टूडेंट्स यदि उन वीडियोस को ना देखे हों तो प्लीज़ उन वीडियोस को भी देखें। और आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे, चूंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने आप सभी को बताया था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे केंद्रीय कार्यपालिका से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आयोग ने पूछे हैं उन सभी प्रश्नों को कवर करेंगे और साथ ही साथ इसके अंतर्गत जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत जो भी प्रश्न पूछे गए हैं पॉलिटी सेक्शन में उनको कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में। और साथ ही साथ राज्यपाल सेक्शन को भी इसी वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करें। इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने यह रहा। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी? तो यह अनुच्छेद 75(1) में वर्णित है और यह अनुच्छेद 75(1) कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो व्याख्या है उसको पढ़ लेंगे तो और भी आपकी क्लियरिटी बन जाएगी। जैसे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1) के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यह मैंने अभी बताया और यही चीज क्वेश्चन में पूछी गई है। परंतु इससे रिलेटेड और क्या प्रश्न पूछा जा सकता है वह आप सभी लोग इस व्याख्या के माध्यम से समझेंगे। तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। संविधान के अनुच्छेद 75 तथा अनुच्छेद 164 और 10वीं अनुसूची में संशोधन करके केंद्र में प्रधानमंत्री एवं राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा अथवा विधानसभा की सदस्य संख्या के अधिकतम 15% तक निर्धारित की गई है। यह चीज क्लियर रखिएगा आप लोग कि लोकसभा हो या विधानसभा के सदस्यों की कुल जो अधिकतम संख्या है वह 15% तक की निर्धारित की गई है। ठीक है, अब हम लोग इसी सेक्शन के अंतर्गत दूसरा प्रश्न देखेंगे और दूसरा प्रश्न कह रहा है, निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला? तो यह एकमात्र वीपी सिंह है जिन्होंने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला है। और जो अन्य विकल्प दिए गए हैं जैसे कि मोरारजी देसाई, देवीलाल व एल.के. आडवाणी, इन सभी लोगों ने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। अब इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए तो आपको और क्लियरिटी मिलेगी। जैसे कि व्याख्या है, वीपी सिंह भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य नहीं किए हैं। वे 2 दिसंबर 1989 यानी कि 1989 से 10 नवंबर 1990 तक यानी कि 1990 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। अर्थात यह कहा जा सकता है कि वीपी सिंह उप प्रधानमंत्री न रह करके यह भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। वह कब से कब तक के रहे हैं तो देखिए 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक की, यानी कि कुल मोटा मोटी 11 माह तक की ये प्रधानमंत्री भारत के रहे हैं। ठीक, और नेक्स्ट है मोरारजी देसाई 21 मार्च 1967 से 6 दिसंबर 1969 तक, देवीलाल 2 दिसंबर 1979 से 21 जून 1991 तक तथा लाल कृष्ण आडवाणी जी 29 जून 2002 से 20 मई 2004 तक की भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? तो आप सभी को पता होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और यह आपकी यूपी ट्रिपल एससी की जूनियर असिस्टेंट की जो परीक्षा हुई थी 2015 में उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। चलते चलते यह चीज आप सभी लोग देख लें कि जो अपने प्रथम गृह मंत्री थे उनको किस नाम से भी जाना जाता था, तो आप सभी को पता होगा। परंतु व्याख्या में और जो भी इनसे रिलेटेड अन्य फैक्ट्स हैं उसको भी कवर किया जाएगा। तो व्याख्या में कह रहा है कि भारत के पहले गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे।
उन्हें भारत का लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। वे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। ठीक, तो इनसे रिलेटेड एक फैक्ट आप लोग यह ध्यान रखिएगा कि यह पहले गृह मंत्री के साथ साथ उप प्रधानमंत्री भी पहले रहे हैं भारत के। ठीक, और उप प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक की था। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है, परंतु आप सभी लोग नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत पहला प्रश्न देखें। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, आप सभी की स्क्रीन पर है, और यह क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा आवश्यक होती है। ठीक है, यह चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 5 वर्ष की जो सेवा है वह आवश्यक होती है। अब इसके अंतर्गत जो अन्य फैक्ट हैं जो कि अन्य परीक्षा में पूछा गया है इससे रिलेटेड, जो जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इसको गौर करिएगा और पूरा जो इसकी व्याख्या है उसको देखिए। जैसे कि व्याख्या के अंतर्गत बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के परामर्श के अनुसार की जाती है। ठीक, यह चीज क्लियर हो गई कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और किसके परामर्श के अनुसार की जाती है, तो उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श के अनुसार ही की जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है जिसको हाईलाइट मैंने किया है, जैसे कि न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के लिए कम से कम 5 वर्ष का उच्च न्यायालय में न्यायाधीश, या में आप सभी लोग यहाँ पे एक कंडीशन और है, या फिर 5 वर्ष का नहीं उच्च न्यायालय में न्यायाधीश है तो यहाँ पे 10 वर्ष के लिए अधिवक्ता यानी कि एडवोकेट के रूप में कार्य करना आवश्यक है। ठीक, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो फातिमा बीबी जो कि प्रथम महिला न्यायाधीश थी। ठीक, तो इसके अंतर्गत जो फैक्ट है उसको ध्यान दीजिएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश एम फातिमा बीबी थी। एम फातिमा बीबी 6 अक्टूबर 1989 से 24 अप्रैल 1992 तक की उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की कम से कम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो आप सभी को पता होगा 5 जजों की बेंच बैठती है, तो यहाँ पे 5 लोग जो है आपका 5 ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे कि इसके अंतर्गत व्याख्या देखिए, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। यह वर्णित है अनुच्छेद 145 क्लॉज 3 में। ठीक, अब हमारा 4th क्वेश्चन है कि विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण कौन सा है। तो विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण इलाहाबाद हाई कोर्ट है, जिसकी एक बेंच है लखनऊ में। ठीक, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। इसके अंतर्गत देखते हैं व्याख्या क्या कह रहा है। हाँ, ये व्याख्या है कि पदों की संख्या पदों की संख्या के आधार पर विशालतम न्यायिक प्राधिकरण इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, जो कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। आप सभी को पता होगा, इसकी एक बेंच लखनऊ में भी है। और यहाँ वर्तमान में न्यायाधीशों की पदों की स्वीकृत संख्या जो है 160 है, यह अपडेटेड नहीं है। और जबकि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 31 है, यह भी अपडेटेड नहीं है, शायद 33 हो गई है। आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, अभी मुझे यह भी क्लियर नहीं है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत में न्यायाधीशों की संख्या 15 है। यह सभी जो यहाँ पे दिए गए हैं फैक्ट, इसको एक बार आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, यहाँ पे करेक्ट नहीं है। ठीक है, 5th क्वेश्चन है, नवसृजित उच्च न्यायालय कौन से हैं। तो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा जो है नए नए उच्च न्यायालय बने हैं। ठीक, और यहाँ पे देखिए इसके अंतर्गत जो फैक्ट है, नवसृजित उच्च न्यायालय मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा में है। इनका गठन 2013 में किया गया था। ठीक है, वर्तमान में भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश का 25वां उच्च न्यायालय की स्थापना की जा रही है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, राज्यपाल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राज्यपाल, जिसके अंतर्गत पहला प्रश्न है कि राज्यपाल के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं और 3 कथन दिए गए हैं, नहीं कुल मिला के 2 कथन हैं। और इन दोनों कथनों को पढ़ेंगे और फिर कथन के अनुसार कौन से सही है या नहीं है इसको देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कौन सा सही है। ठीक,
तो पहला है आप सभी के समक्ष कि वह राज्य विधान परिषद के 1/4 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो कि सरासर गलत है। 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। और दूसरा है वह एंग्लो इंडियन समुदाय से राज्य विधानसभा के लिए 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी के समक्ष नहीं, ये एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति कहते हैं, सॉरी, ये राज्यपाल के बारे में है, यह भी गलत है। ठीक है, तो आप सभी का यहाँ पे आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी करेक्ट नहीं है। ठीक है, अब हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं और एकदम करेक्ट समझते हैं। तो राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो कि साहित्य, कला, विज्ञान जैसे कि राष्ट्रपति के अंतर्गत होता है वही है। ठीक है, साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता तथा समाज सेवा में विशेष योगदान एवं अनुभव रखते हैं तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत अनुच्छेद 333 के उपबंध के अधीन रहते हुए राज्यपाल एंग्लो इंडियन समुदाय के यहाँ पे 1 सदस्य को मनोनीत करता है। ठीक है, और राज्यपाल जो है राष्ट्रपति जो है 2 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। ठीक, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया था और ये चीजें क्लियर हो गई हैं व्याख्या के अंतर्गत। अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो यह है अनुच्छेद 213 और राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123। ठीक, इससे मिलता जुलता है, आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। यह राष्ट्रपति के अंतर्गत है और यह राज्यपाल के अंतर्गत है। सब गिनतियों को इधर उधर करिएगा, जैसे कि 1 2 3 अगर लिखा आ जाए तो यह राष्ट्रपति, 2 1 3 आ जाए तो यह राज्यपाल। ठीक है, क्लियर है? ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है डैश को विधानसभा का सत्तावसान करने की शक्ति होती है? तो विधानसभा का सत्तावसान करने की शक्ति राज्यपाल को होती है। ठीक, इसके अंतर्गत आप लोग देख लीजिए व्याख्या। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार विधानसभा का सत्र आहूत, सत्रावसान और विघटन करने की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। किसी भी सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। यह चीज ध्यान रखिएगा, 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और विधानसभा के प्रत्येक सत्र की प्रथम बैठक राष्ट्रगान से प्रारंभ होती है और सत्र की अंतिम बैठक राष्ट्रगीत से समाप्त होती है। यह चीज भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध जो है अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है और यहाँ तक कि राष्ट्रपति के विरुद्ध जो है अभियोग चलाने का प्रावधान है। तो यह चीज जो है इसमें व्याख्या में दी गई है कि भारत के संविधान के राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के विरुद्ध और अनुच्छेद 67 ख में उपराष्ट्रपति तथा अनुच्छेद 124(4) में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग चलाने का प्रावधान उल्लेख है, परंतु एकमात्र राज्यपाल का पद है जिसके विरुद्ध जो है महाभियोग नहीं चलाया जा सकता। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन है आप सभी के समक्ष कि 5th नंबर का क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति डैश करता है? तो उत्तर प्रदेश हो या किसी अन्य प्रदेश की बात हो, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति एकमात्र भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक, इसके अंतर्गत आप सभी लोग व्याख्या देख लें और इस वीडियो को फिर यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके अंतर्गत व्याख्या है किसी भी प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, यहाँ पे लिखा हुआ है किसी भी प्रदेश। ठीक, मैंने बताया आपको, तो किसी भी प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद किया जाता है। ठीक, आई होप आप सभी लोग समझे होंगे जो भी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने का प्रयास किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे राज्य विधानमंडल के अंतर्गत जितने भी प्रश्न आयोग में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को करेंगे और अब से आप सभी को डेली 2 वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी पॉलिटी सेक्शन से और सेकंड टॉपिक रहेगा, सेकंड सब्जेक्ट रहेगा आपका ज्योग्राफी से। ठीक, आई होप आप सभी लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। यूं ही आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। मिलते हैं अपनी एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। जय हिंद।